जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम भारत में विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कल के लेक्चर में हमने मिट्टियों के जो फीचर्स हैं उनके बारे में जानकारी आपको दी थी। आज वही मिट्टियां भारत में कितने प्रकार की होती हैं और उनकी क्या विशेषता हैं इसका अध्ययन करेंगे। आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जानें कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो नामक संस्था है हिंदुस्तान में, जिसे बोलते हैं ICAR, इसके द्वारा सन 1986 में 1986 में एक क्लासिफिकेशन किया गया था कि मिट्टियां 8 प्रकार की होती हैं। ICAR जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत काम करने वाली संस्था है। इसके द्वारा ये 8 प्रकार की मिट्टियों का निर्धारण हिंदुस्तान में किया गया। विद्यार्थियों, आपके सामने सबसे पहले बात आती है जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध और सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। आज भारत का लगभग 43% भाग इसी मिट्टी के अंतर्गत है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाकर मैदानों में बिछाई गई मिट्टी है, इसीलिए ये मिट्टी पुरानी और नई 2 प्रकार की सामान्यतः बोली जाती है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं नदियां जब पर्वत से उतरती हैं नीचे की तरफ तो वो भाबर, खादर और भांगर ऐसे करके 3 क्षेत्र बनाती हैं। पर्वतों के फूट पर भाबर होता है। भाबर जो है वो पथरीली मिट्टी है, या दूसरे शब्दों में कहें पत्थरों से बना हुआ आवरण है मिट्टी का, जहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं, नीचे बहती हैं, दिखाई नहीं देती। तो इस क्षेत्र में किसी प्रकार का कृषि कार्य हो नहीं सकता क्योंकि चारों तरफ पत्थर ही पत्थर पाए जाते हैं। अब आइए निचले मैदानों में। तो मैदानों में नदियों के किनारे खादर मिट्टी पाई जाती है, जो कि हर साल नदियों द्वारा नए सिरे से एक नई मिट्टी बिछाने का काम, जैसे काप मिट्टी भी कहते हैं, नदियों द्वारा हर साल बिछाई जाती है। सिल्ट नेचर की होती है, यानी इसके कणों का आकार अपेक्षाकृत मोटा होता है और उपजाऊ मिट्टी होती है। साल दर साल नई मिट्टी बिछा दी जाती है और उस पर विभिन्न प्रकार की फसलें ली जाती हैं, विशेषकर जायद की फसलें अथवा नदियों की घाटियों में उगाई जाने वाली अन्य प्रकार की फसलें, चाहे उनमें फिर धान हो अथवा गेहूं हो, किसी भी प्रकार की फसल पैदा हो सकती है, गन्ना भी हो सकता है। और ये कहलाती हैं नई जलोढ़, क्योंकि हर साल इनका नयापन होता है, नवीनीकरण इनका हर साल होता रहता है। और अगर हम बात करें नदियों के किनारों से थोड़ा दूर जाइए तो वहाँ मिलेगी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे कहते हैं बांगर या भांगर, एक ही बात है, कहीं कहीं भांगर कहीं बांगर कहते हैं इसको। वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की विशेषता ये है कि इसमें कण अपेक्षाकृत बारीक होते हैं और यदि सिंचाई के पर्याप्त साधन हो तो अच्छी उपजाऊ होती है ये मिट्टी। लेकिन अगर बात की जाए कि जलोढ़ में सबसे उपजाऊ, तो आप खादर ही बोलेंगे। तो खादर इसलिए क्योंकि उसे पानी की आवश्यकता है नहीं, नम भूमि होती है प्रायः, और वहां बिना पानी के भी फसलें ली जा सकती हैं। इसलिए ये भारत में सबसे बड़े भूभाग में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी है। इसका नेचर विद्यार्थियों एसिड टू एल्कली है, मतलब इसकी pH वैल्यू 6 से लेकर 8 के बीच में होती है। तो ये एसिडिक भी हो सकती है और बेसिस नेचर यानी एल्कली नेचर भी हो सकता है इसका। और इसी में जलोढ़ मिट्टी में ही जब बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स इकट्ठे हो जाते हैं ऊपर, तो इस मिट्टी का स्वभाव लवणी हो जाता है। और वही लवणी मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में, जलोढ़ मिट्टी का ही एक स्वरूप है लवणी, जब उसमें लवणों की मात्रा ज़्यादा हो जाए, यानी मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब वो लवणी मिट्टी कहलाती है। अगर हम बात करें जलोढ़ की तो ये बहुत बड़ा एरिया है। ये आप ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, ये पूरा ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ये जैसा मैंने कहा भारत में 43% यही मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो बहुत बड़ा एरिया कवर करती है जलोढ़ मिट्टी। ये गुजरात से शुरू होकर और आगे देखिए आप राजस्थान का कुछ भाग कवर करते हुए इधर ऊपर से पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि उत्तराखंड का भी थोड़ा सा भाग और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भाग, आगे बिहार और ब्रह्मपुत्र की घाटी, इधर पश्चिम बंगाल और पूर्वी तट के किनारे किनारे ये मिट्टी पाई जाती है। चूंकि नदियों द्वारा लाकर बिछाई जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में, चूंकि हम जानते हैं पेनिनसुलर इंडिया की जो नदियां हैं वो हार्ड लावा रॉक्स के ऊपर से बहती हैं, तो ज्यादा
इरोजन नहीं कर पाती, ज़्यादा अपर्दन नहीं कर पाती, इसलिए उनमें अपर्दित मटेरियल बहुत कम होता है और जो भी होता है वो अपने एंड में मुहाने पर बिछा देती हैं। इसलिए पूर्वी घाट के मुहाने पर तो आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, लेकिन पश्चिमी घाट पर वो जलोढ़ मिट्टी कहीं नहीं पाई जाती। इस तरह से ऑलमोस्ट पूर्वी घाट, पश्चिम बंगाल, इधर असम और बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग और गुजरात का कुछ भाग, इन भागों में ओवरऑल हम देखते हैं, पंजाब हरियाणा भी ऊपर शामिल हैं, इन भागों में मैक्सिमम इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। विद्यार्थियों, यही वो मिट्टी है जो भारत भूमि में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करती है। इस मिट्टी में सभी प्रकार के गेहूं, चावल, गन्ना की खेती के साथ साथ दलहन, तिलहन हर कुछ पैदा होता है, कुछ भी पैदा किया जा सकता है इस मिट्टी में, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। भारत को मैक्सिमम खाद्यान्न क्षेत्र जो है, हम जानते हैं सबसे बड़ा खाद्यान्न भारत में पैदा करने वाला अगर राज्य कोई है उत्तर प्रदेश है, तो वो सबसे ज़्यादा, चूँकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो उसके भरण पोषण के लिए ही वो पर्याप्त होती है। लेकिन पंजाब हरियाणा में जो जलोढ़ मिट्टी है उसका लाभ वहाँ से मैक्सिमम गेहूं और चावल पूरे भारतवर्ष को निर्यात होता है। इसी से अंदाजा लगा सकते हो आप इस मिट्टी में कितनी फर्टिलिटी पाई जाती है। तो ये विद्यार्थियों हमने इस मिट्टी के बारे में पढ़ा, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। यहाँ अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतवर्ष में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में मिलती है, तो आप आंसर देंगे उत्तर प्रदेश। अगली मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, जिसे इसका स्वभाव मोस्टली एसिडिक होता है और क्षारीय भी हो सकती है कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादातर इसका स्वभाव अम्लीय होता है। और ये मिट्टी भारतवर्ष के आप देखेंगे दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में लगभग भारत का मैक्सिमम पूर्वी क्षेत्र कवर करती है लाल मिट्टी। ये लाल मिट्टी भारत में लगभग 18 से 19% भाग पर पाई जाती है। ये दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है और इस मिट्टी का भी मैक्सिमम भाग तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। तो तमिलनाडु सर्वाधिक लाल मिट्टी का क्षेत्र है। अगर कोई राज्य पूछा जाए कि सर्वाधिक लाल मिट्टी वाला राज्य कौन सा है, तो आप आंसर देंगे तमिलनाडु। इस मिट्टी में मुख्य रूप से होने वाली फसलों में धान पैदा हो जाता है और साथ ही तंबाकू के साथ साथ और गन्ने की भी कुछ हद तक खेती होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। साथ में थोड़ी मात्रा में दलहन की खेती इसमें देखने को मिल जाती है। विद्यार्थियों, लाल मिट्टी उतनी उपजाऊ तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें उपजाऊपन काफ़ी हद तक है और पर्याप्त कृषि इसमें भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ये जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी में एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये विद्यार्थियों आप लोग याद रखेंगे। हम जानते हैं कि मिट्टी में पोषक तत्व के रूप में एनपीके के अलावा ह्यूमस, अगर ये चीज़ें मिल जाएं, एनपीके मतलब हो गया केमिकल फर्टिलाइजर, ह्यूमस मतलब हो गया ऑर्गेनिक मटेरियल, अगर ये दोनों मिल जाएं तो ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इस मिट्टी में सिर्फ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पोटाश। नदियों के पानी में चट्टानों से बहकर पोटाश आ जाता है, इसलिए काली मिट्टी में पोटाश की मात्रा तो भरपूर है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसी तरह से लाल मिट्टी में भी इनकी कमियां देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि लाल मिट्टी में तो पोटाश भी उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता, लेकिन बाकी खाद का प्रयोग करके इस मिट्टी को फर्टाइल बना लिया जाता है। तो ये लाल काली मिट्टी है। अगर आप, जैसा मैंने कहा, नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो आपको यहाँ से शुरू करेंगे तो तमिलनाडु के साथ साथ थोड़ा सा भाग आंध्र प्रदेश का निचला भाग, इधर कर्नाटका का कुछ भाग, ऊपर चलें तो ऊपर जाके देखेंगे आप तो तेलंगाना के अलावा उड़ीसा के कुछ भाग, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वह पूरा लाल मिट्टी का है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम भाग, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ कुछ भाग अन्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय का कुछ पार्ट, इनमें भी लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग का होना आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड जहाँ होगा वहाँ मिट्टी का रंग लाल हो जाएगा, तो ये इसके लाल होने का कारण है। अब बात आती है विद्यार्थियों काली मिट्टी। काली मिट्टी भारत के लगभग 16% भाग पर है। ये तीसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। भारत में पेनिनसुलर इंडिया का मुख्य रूप से डक्कन ट्रैप जो एरिया है उसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का पश्चिमी जो मालवा पठार है वो वाला भाग,
ये काली मिट्टी का क्षेत्र, कुछ हद तक सौराष्ट्र और कच्छ का भी भाग काली मिट्टी के अंतर्गत आता है। इस काली मिट्टी के एरिया में जो प्रमुख बातें हैं वो ये कि ये काली मिट्टी चूंकि लावा की बसाल्ट चट्टानों के अपरदन से बनी है, इसलिए इस मिट्टी का जो नेचर है, चूंकि बसाल्ट चट्टानें मिनरल से भरपूर होती हैं, इसलिए इसका नेचर क्षारीय होता है। तो ये एल्कलाइन नेचर की मिट्टी है काली, और सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कहीं पाई जाती है तो वो राज्य है महाराष्ट्र। चूंकि कॉटन बहुत अच्छे से पैदा होता है, इसलिए इसे कॉटन सोइल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, यही वो मिट्टी है जिसे उत्तर प्रदेश में जहाँ थोड़े मोड़े बुंदेलखंड एरिया में पाई जाती है, वहाँ इसको करेल बोला जाता है। तो काली मिट्टी का ही नाम करेल है, तो कहीं कहीं यत्र तत्र यूपी में देखने को मिल जाती है, वरना यूपी में जलोढ़ मिट्टी मैक्सिमम पाई जाती है। इस मिट्टी में कॉटन ज़्यादा मात्रा में होने के कारण इसे कॉटन सोइल कहते हैं। इस मिट्टी की एक विशेषता ये है, इसमें जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा है, यानी एक बार इसको सिंचाई दे दी जाए, पानी दे दिया जाए, तो ये उसे बहुत लंबे समय तक धारण किए रहती है। इसीलिए कॉटन की पैदावार इसमें बहुत ज़्यादा होती है कि कॉटन की जड़ों को हर समय नमी की आवश्यकता होती है। यही कारण है इसे कॉटन सोइल के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि ये मिट्टी आसानी से पानी को एवापोरेट नहीं होने देती, इसलिए गर्मियों में सूख के दरारें पड़ जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे मान लो इस मिट्टी की जुताई हो गई हो अपने आप ही नेचुरल तरीके से, इसलिए इसे सेल्फ फ्लोइंग सोइल या स्वजुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अगली है फिर लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, ये जो आप पिंक कलर से देख रहे हैं, ये लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र हैं। सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी पाई जाती है केरल में। अगर कोई एक राज्य पूछा जाए तो केरल में सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी है। और इस मिट्टी की विशेषता ये है, चूँकि लेटर शब्द ग्रीक भाषा के ईंट से बना है, ईंट जैसा रंग वाली। अब ये ईंट जैसे रंग वाली क्यों है विद्यार्थियों? ये उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और थोड़े से ऊंचे पठारी हों, ऐसे क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा हो, थोड़ा सा ऊंचा हो, वहाँ पर पानी के साथ घुलकर, ये इस मिट्टी की विशेषता ये है कि ये मिट्टी पानी के साथ घुलकर और नीचे चली जाती है, यानी मिनरल्स मैक्सिमम नीचे चले जाते हैं। इसीलिए ऊपरी भाग में मिनरल्स नहीं रह पाते, केवल आयरन के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड देखने को मिलता है हमको। आयरन के ऑक्साइड की प्रवृत्ति रेडिश होती है, इसलिए लेटराइट मिट्टी का कलर भी लाल रंग का होता है। और चूंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक प्रवृत्ति का होता है, एम्फोटेरिक प्रवृत्ति का जो ऑक्साइड होते हैं मिनरल के, उनका नेचर अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे हम एल्यूमिना कह सकते हैं, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या विशेषता है कि ये पानी के साथ घुलकर इसका जो कलर है वो रेडिश आता है। इसीलिए पानी के साथ जब ये मिट्टी घुल जाती है तो ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है, और रेडिश कलर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण होता है। यही कारण है कि लेटराइट मिट्टी का स्वभाव अम्लीय होता है, और ये भारत के पश्चिमी घाट, नॉर्थ ईस्ट में विशेष रूप से पाई जाती है, बीच बीच में कहीं कहीं भी देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही ये भारत के ज़्यादा नहीं, केवल 3.7% भाग पर ये मिट्टी आपको मिलेगी। फिर आती है पर्वतीय या वनी मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश, और इसके अलावा फिर नीचे आएंगे तो आपको हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये डार्क ग्रीन कलर से आपको जो दिखाया गया है, ये पूरे पर्वतीय मिट्टी के क्षेत्र हैं। विद्यार्थियों, पर्वतीय मिट्टी की क्या विशेषता होती है? यहाँ पर जो ऐसे क्षेत्र जो घने वन से आच्छादित हैं, वहाँ तो पर्याप्त मात्रा में पत्ते नीचे गिरकर सड़ कर एक मिट्टी में जीवांश की मात्रा पैदा कर देते हैं, लेकिन अक्सर अन्य क्षेत्रों में जीवांश की कमी पाई जाती है। तो हर जगह इस मिट्टी में जीवांश नहीं होता, उच्च लेवल पर जीवांश की कमी होती है, निम्न लेवल पर जीवांश देखने को मिल जाता है, और इस मिट्टी का स्वभाव अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर विद्यार्थियों परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा अम्लीय मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक अम्लीय मिट्टी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आंसर है महाराष्ट्र। सर्वाधिक लाल मिट्टी का क्षेत्र, तो आंसर है तमिलनाडु। इस तरह से ये हमने पर्वत या वनी मिट्टी के बारे में जाना। पर्वत या वनी मिट्टी में कौन सी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्या पैदा हो सकता है? पर्वतीय मिट्टी में प्रायः सेब, नाशपाती, आपका
और हाँ, पर्वतीय मिट्टी की ही एक उप प्रकार है इसका, वो है करेवा। करेवा मिट्टी जम्मू कश्मीर में घाटियों में पाई जाती है। ये हिमानी द्वारा खुरच कर लाई गई मिट्टी से बनाई गई है, इसको करेवा कहा जाता है। यही वो मिट्टी है जिसमें केसर उत्पादन होता है। तो केसर की खेती के लिए करेवा मिट्टी जो जम्मू कश्मीर, एकमात्र भारत में जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और कहीं नहीं। तो इस मिट्टी को इसलिए भी आप याद रखेंगे। इसके बाद फिर आती है लवणीय या क्षारीय मिट्टी। विद्यार्थियों, लवणीय या क्षारीय मिट्टी का मतलब होता है ऐसी मिट्टी जिसमें नमक का ज्यादा मात्रा में सॉल्ट पाए जाते हैं, तो वो लवणीय मिट्टी कहलाती है। लवणीय मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 से लेकर 8.5 तक होती है। और क्षारीय मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें सोडियम के आयन बहुत ज्यादा मात्रा में हो। तो ऐसी मिट्टी की का एल्कलाइन नेचर बहुत ज्यादा होता है, 8.5 से ज्यादा पीएच वैल्यू होती है इसकी। इसीलिए लवणीय और क्षारीय मिट्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिट्टी है। और जब भी किसी मिट्टी में ये गुण पाए जाएं, तो ये गुण इसलिए भी हो जाता है, कई बार अंडरग्राउंड वाटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में कर लिया जाए तो उसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और वही मिनरल जब पानी के साथ ऊपर आते हैं तो मिट्टी के ऊपर एक भूरी परत बन जाती है उनसे, तो उसे रेह या कल्लर भी कहते हैं। तो रेह कल्लर ये नाम लोकल नेम है। राजस्थान में थूर शब्द प्रयोग करते हैं, और भी इसको चोपैन भी कहते हैं। चोपैन, रेह, कल्लर, थूर, इन नामों से, राखर, राखर भी इसी मिट्टी को कहा जाता है। ये ऊपर ऐसे कहें जैसे खारी मिट्टी है इसलिए राखर नाम दे दिया। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछा जाए सैलाइन मिट्टी कहाँ है, नमकीन मिट्टी कहाँ है, तो आप आंसर देंगे कौन सा? गुजरात। सबसे ज्यादा विद्यार्थी, इस नक्शे में केवल 6 प्रकार की मिट्टियां मैंने आपको बताई हैं। क्योंकि अब ये मिट्टी ज्यादा बड़े क्षेत्र में नहीं है इसलिए इसमें मैंने क्लासिफिकेशन नहीं किया है। तो सबसे ज्यादा सैलाइन मिट्टी गुजरात, और सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 71% भाग पर लवणीय मिट्टी पाई जाती है। लवणीय होने के बावजूद भी चूंकि ये जलोढ़ प्रवृत्ति की है इसलिए उपजाऊ होती है। पानी की मात्रा भरपूर है उसमें, उपजाऊ बहुत अच्छे से उपज पैदा कर सकती है ये मिट्टी। इसलिए लवणीय मिट्टी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। सैलाइन मिट्टी सबसे ज्यादा गुजरात में पाई जाती है। और परीक्षा में अगर इस तरह से लिख के आ जाए कि सर्वाधिक लवणीय और क्षारीय, लवणीय ऑब्लिक क्षारीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आप आंसर उत्तर प्रदेश लगाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, हम जानते हैं कच्छ के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नमक की मिट्टी है, नमकीन परत जमी रहती है, इसलिए उसको सैलाइन सोयल के नाम से जाना जाता है। इसकी पीएच वैल्यू 8.5 के आसपास होती है, 7 से लेके 8.5 तक। और क्षारीय होगी तो उसकी 8.5 से ज्यादा होगी। तो यहाँ इन दोनों को इसी तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। तो ओवरऑल नेचर कैसा है? एल्कली, क्योंकि 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू तो स्वाभाविक एल्कली होगी। पीठ दलदली, ये मिट्टी डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ नदियों का डेल्टा होता है, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में वनस्पति, पानी, वहां लगभग दलदल भूमि होती है, अक्सर मिट्टी वगैरह इत्यादि सड़ते गलते रहते हैं। तो वहां पर पीटी सोयल कहते हैं इसको। पीटी सोयल या मर्सी लैंड के नाम से जाना जाता है। इसका नेचर एसिडिक होता है, जीवांश की मात्रा भरपूर है। जीवांश यानी ह्यूमस, ह्यूमस यानी होता है जीवांश तत्व, जीवांश यानी होता है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष, जहां जिस मिट्टी में पाए जाते हैं उसमें जीवांश भरपूर होता है। इसीलिए पीटी मिट्टी में सबसे ज्यादा जीवांश की मात्रा पाई जाती है। अगर विद्यार्थियों मैंने कहा कि सबसे ज्यादा लवणीय क्षारीय मिट्टी पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश आंसर है। क्लियर है? सबसे ज्यादा लवणीय क्षारीय मिट्टी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि अम्लीय मिट्टी का क्षेत्र, तो वो पर्वतीय मिट्टी के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा अम्लीय मिट्टी का क्षेत्र है। सबसे ज्यादा पीटी यानी दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो दलदली मिट्टी का क्षेत्र है सुंदरबन का डेल्टा यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, इधर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में ये पीटी सोयल पाई जाती है। और रही बात मरुस्थली सोयल की, तो मरुस्थली सोयल विद्यार्थियों आप देख रहे हैं राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग में, कुछ भाग हरियाणा, कुछ पंजाब, कुछ भाग गुजरात का भी इसके अंतर्गत आता है। ये वो मिट्टी है जो लगभग बंजर है। तो बंजर होने के कारण इस मिट्टी में ज़्यादा पैदावार कुछ विशेष होती नहीं है। राजस्थान के क्षेत्र में मुख्य रूप से अगर कुछ पैदा होता है तो कटीली झाड़ियाँ होती हैं ज़्यादातर। और आप समझ सकते हैं जो मोटे अनाज हैं जैसे ज्वार और हाँ सरसों, ज्वार सरसों, इनको भी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए राजस्थान की मिट्टी में यही सबसे ज़्यादा पैदावार इनकी देखने को मिल जाती है।
पीट और दलदली मिट्टी में सुंदरी वन मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। इस मिट्टी की एक विशेषता यह है कि इसकी जड़ों में ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए पेड़ मर जाते हैं। लेकिन ऐसे पेड़ पैदा हो सकते हैं जिनकी जड़ें ही बाहर हों, जिनके तने हवा में हों और जड़ों द्वारा उनको पकड़ के रखा जाए। तो सुंदरी वन का जो वृक्ष है, सुंदरी वन में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, उनको आप कभी नेट पे आप डाल के देखिएगा, पेड़ ऐसे उठे हुए होते हैं ऊपर की तरफ, उनकी जड़ें बाहर निकली हुई होती हैं, इसीलिए ऑक्सीजन प्रवाह में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर मिट्टी के अंदर जड़ें होंगी तो ऑक्सीजन प्रवाह नहीं होगा। इसलिए इस पीटी दलदली मिट्टी में ज़्यादातर चीज़ें फसल पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि मॉइस्चर हमेशा रहता है, पानी हमेशा बना रहता है। फिर भी कुछ हद तक चावल की खेती की जा सकती है। हम जानते हैं विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा चावल की खेती पश्चिम बंगाल में होती है, और पश्चिम बंगाल में या तो जलोढ़ मिट्टी है या पीटी दलदली मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार से हमने 8 प्रकार की मिट्टियां विद्यार्थियों, इनका हमने अध्ययन कर लिया। अब इन मिट्टियों से जुड़ा हुआ जो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये कि भारतवर्ष में मिट्टियों का निम्नीकरण या डिप्लेशन किस कारण से हो रहा है। सबसे पहले डिप्लेशन यानी होता क्या है ये, अर्थात मिट्टी का क्षरण होना। मिट्टी का क्षरण कैसे होता है? 3 प्रकार से सामान्य तौर पर। एक होता है शीट इरोजन, दूसरा होता है रिल इरोजन और तीसरा होता है गुली इरोजन। तो विद्यार्थियों, मैं इरोजन की बात करूं तो 3 प्रकार का इरोजन होता है। इरोजन के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 शीट इरोजन, दूसरा रिल इरोजन और तीसरा गुली इरोजन। 3 प्रकार का इरोजन यानी अपर्दन होता है। शीट इरोजन का मतलब होता है किसी भी खेत की ऊपर की 2-3 इंच की मिट्टी अगर बह जाए तो खेत बंजर हो जाता है, कुछ नहीं बचता। इसलिए बोलते हैं कि अगर शीट इरोजन हो गया तो किसान की डेथ हो गई, किसान मर गया, तो किसान की मृत्यु वाली अवस्था निर्मित हो जाती है अगर शीट इरोजन हो जाए तो। दूसरा है रिल इरोजन। रिल इरोजन में नालियां बन जाती हैं खेतों में, उसको रिल इरोजन कहा जाता है। और तीसरा है गुली इरोजन, वही नालियां गहरे खड्डे में बदल जाती हैं, जैसे कि चंबल नदी की घाटी में ज़्यादातर गुली इरोजन पाया जाता है, बड़े बड़े खड्ड पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा अपर्दित भूमि अगर किसी राज्य की है तो वो है राजस्थान। राजस्थान इसीलिए जाना जाता है, इसीलिए वहाँ पर पैदावार कम होती है, अनाज पैदावार ज़्यादा नहीं होती। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि इरोजन की किन किन कंडीशन में इरोजन होता है मिट्टी का निम्नीकरण या न्यूनीकरण कैसे हो सकता है, डिग्रेडेशन कहते हैं इसको। अगर खेतों में आप या सामान्य घास के मैदानों में जानवरों को छोड़ देंगे तो जानवर घास को चर जाएंगे, मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाएगी और मिट्टी आसानी से इरोड हो जाएगी। तो इसलिए जो एनिमल ग्रेजिंग है, इसको प्रायः उस क्षेत्र में किया जाना चाहिए जहाँ पर मिट्टी का ज़्यादा उपयोग नहीं होता, बंजर पड़ी भूमि है, वहाँ पर इस तरह की फसलें उगा दो, ऐसे घास वगैरह इत्यादि उगा दो या चारे की फसलें उगा दो और वहाँ जानवरों को छोड़ दिया जाए। तो इससे क्या होगा, बंजर भूमि का भी उपयोग हो जाएगा, जानवरों का पेट भर जाएगा और जो हमारी अच्छी भूमि है कम से कम वो सुदृढ़ बनी रहेगी, उसका कंजर्वेशन हो जाएगा। तो ऐसा करना चाहिए। एक निम्नीकरण का कारण ये भी है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ढालों पर अक्सर ग्लेशियर के कारण अथवा ज़्यादा पानी तेज आ जाए तो पानी के बहाव से मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे मिट्टी के कटाव को अगर रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए, कंटूर एग्रीकल्चर का प्रयोग करना चाहिए। समोच्च रेखाएं बनानी चाहिए, समान ऊंचाई पर ऐसी प्लोइंग करनी चाहिए, प्लोइंग की सीधी सीधी रेखाएं बनानी चाहिए। अथवा चबूतरे टाइप के बनाओ, स्टेयर फार्मिंग, जैसे कंटूर फार्मिंग के नाम से जाना जा रहा है। तो अगर समान ऊंचाई के अगर चबूतरे बनाए जाएं और मिट्टी को काट काट के, तो उससे क्या होगा, उस भाग की मिट्टी जब ऊपर से बहेगी तो उन चबूतरों पर इकट्ठी हो जाएगी, ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगी मिट्टी। तो एक तरीका ये भी होता है। एक तरीका ये है मिट्टी के डिग्रेडेशन को रोकने के लिए कि रेगिस्तानी इलाकों से जब तेज हवाएं चलती हैं तो रेतीले कण अच्छी भली मिट्टी के ऊपर छा जाते हैं और मिट्टी की जो कैरेक्टर, मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसे कम कर देते हैं। इसलिए ऐसी मिट्टी में हमें क्या करना चाहिए, राजस्थान के क्षेत्र में बॉर्डर पे वहाँ बहुत ज़्यादा शील्ड वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाओ, घने पेड़ लगाओ, ताकि मैक्सिमम जब आंधी आए तो रेत वहीं पर रुक कर रह जाए, आगे बढ़ने ना पाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो इससे भी काफ़ी हद तक मिट्टी को बंजर होने से बचाया जा सकेगा। इसके अलावा किसानों द्वारा विद्यार्थियों
जो फसल चक्र का ज्ञान न होने के कारण एक ही फसल को बारंबार एक ही खेत में लिया जाता है, जिससे मिट्टी को के आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनमें से कुछ पोषक तत्वों की परमानेंट कमी हो जाती है, जिससे उस मिट्टी में उपजाऊपन कम हो जाता है। इसलिए किसानों को फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए, बदल बदल कर फसल बोई जानी चाहिए। फसल चक्र के साथ ही एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग करने से मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो जाती है, नतीजा मिट्टी में ज़्यादा भुरभुरापन आ जाता है, अम्लीय गुण हो जाता है मिट्टी का। इस तरह से मिट्टी का स्वभाव ज़्यादा अच्छा नहीं रह पाता और मिट्टी में जो फर्टिलिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हमें इनसे भी बचना चाहिए और बायो फार्मिंग का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें हम, जिसमें बायो फर्टिलाइजर के साथ साथ जो खेतों में हरी चारी वाली फसलें पैदा की गई हैं अथवा राइजोबियम जिनमें जीवाणु पाया जाता है, जो दलहरी फसलें होती हैं, उनके जो अवशेष बच जाते हैं उनको प्लोइंग कर देनी चाहिए खेतों में, जिससे खेत में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा हो जाती है और नाइट्रोजन की कमी नहीं होने पाती। इस तरह से ये कुछ क्षेत्र हैं, कुछ चीज़ें हैं जो जिनका अगर सावधानी रखी जाए, प्रयोग किया जाए तो मिट्टी को निम्नीकरण या डिग्रेडेशन से बचाया जा सकता है। इसी तरह से विद्यार्थियों, आप लोग देखेंगे कि कुछ भूमि हमारी ऐसी है भारत की जो जल आक्रांत है। जल आक्रांत मिट्टी जो है, जिसे वाटर लॉगिंग सोइल कहते हैं, जहाँ पर पानी अक्सर भरा रहता है, तो वो मिट्टी को डिग्रेड करता है, इसलिए वो भी अच्छी बात नहीं है। उससे भी बचाव के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जलकुंभी अक्सर जहाँ पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा है, जो पानी को सुखाने का काम करती है, तो उससे भी बचना चाहिए, वो भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। ऐसे मिट्टी से संबंधित विद्यार्थियों अगर कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप उनके जवाब दे सकते हैं। मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं, ज़्यादातर चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की हैं और मैं आशा करता हूं कि इस लेक्चर से आपको ज़्यादातर सीखने को मिलेगा। तो आप इतना सा पढ़ लीजिए और जितने मैंने फीचर बताए हैं पिछले लेक्चर में, एक बार उनको ज़रूर देखिए। इतना अगर आपने कर लिया तो मिट्टी से कोई भी क्वेश्चन आपका परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग पूरे लेक्चर को देखेंगे, समझेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं यूपीएससी या एमपीपीएससी में, वो यही हैं कि भारत में विविध प्रकार की मिट्टियों का भारत की जीडीपी में योगदान पर चर्चा कीजिए। तो जीडीपी में योगदान का चर्चा करोगे तो स्वाभाविक हम प्राइमरी सेक्टर की बात करने जा रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में खासतौर से खाद्यान्न उत्पादन में क्या इनकी भूमिका है, व्यापारिक फसलों में क्या किसकी भूमिका है, किस क्षेत्र की मिट्टी खाद्यान्न के लिए ज़्यादा उर्वर है, इन सब पर चर्चा होती है। अगर पर्टिकुलर किसी भी एक मिट्टी की बात आए तो उस मिट्टी के बारे में जितनी मैंने विशेषताएं बताई उनको बताते हुए आप जवाब दे सकते हैं। भारत आज ऐसा एक देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड है। अमेरिका और भारत के पास लगभग बराबर। अमेरिका भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका लगभग 50% भाग एरेबल लैंड के अंतर्गत आता है। इसीलिए भारत में न सिर्फ अनाज पर्याप्त होता है बल्कि दुग्ध उत्पादन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत में पशुओं की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। भैंसों की संख्या तो पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व के बराबर है, यानी 50% अकेले भारत में भैंसें पाई जाती हैं। तो यहाँ चारा एक बहुत बड़ी समस्या है जानवरों की, और इस चारे के लिए अक्सर किसान परेशान रहते हैं और ज़्यादातर जानवरों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है। तो जैसा मैंने बताया कि जो बंजर भूमि है वहाँ पर चारे की फसलें अगर पैदा कर ली जाएं तो इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। तो भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज भी उत्पन्न होता है और दुग्ध उत्पादन में भारत आज विश्व में नंबर 1 पर है। लगभग 240 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन के साथ इंडिया नंबर 1 पर है। अमेरिका 120, 115, 120 मिलियन टन के साथ दूसरे स्थान पर आता है और आसपास भारत के कोई भी नहीं लगता। भारत में इतना अधिक दुग्ध उत्पादन का मुख्य कारण है भैंसों की संख्या 50% होना। पूरे विश्व की 50% भैंसें अकेले हिंदुस्तान में पाई जाती हैं, यही एक कारण है। भारत में मिल्क काऊ उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि भैंस यानी बफेलो मिल्क है, इसलिए काऊ मिल्क पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे काऊ मिल्क पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो विद्यार्थियों, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या और बहुत बड़ी पशु संख्या, इन दोनों के लिए ही बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए खाद्यान्न उत्पादन। तो भारत में अभी हम वर्तमान में लगभग 340 मिलियन टन अनाज उत्पादन के साथ विश्व में दूसरे नंबर पर हैं चाइना के बाद, और इसीलिए हम अपनी भरण पोषण कर पाने में सक्षम हैं। साथ ही अब हमने गेहूं और चावल इनका भी निर्यात करना शुरू कर दिया है। तो भारत में एग्रीकल्चर की दृष्टि से या प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में जो योगदान है उसमें खाद्यान्नों का बहुत बड़ा रोल है।
हालांकि अभी भी हम कुछ मायने में दलहन और तिलहन के मामले में अभी हम आयात पर निर्भर हैं। आगे आशा की जाती है कि हम कृषि भूमि को और ज़्यादा संपन्न बनाएंगे और इनमें भी हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि कृषि भूमि धीरे धीरे कम होती जा रही है। शहरीकरण, औद्योगिकरण और इन्होंने मैक्सिमम कृषि भूमि को एक तरह से अपहरित करने की कोशिश की है। कृषि भूमि नष्ट हो गई, उनके स्थान पर या तो मकान, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई और आवागमन के साधन, इसमें सड़क, परिवहन अथवा रेल लाइन बिछाने का काम, ब्रिजेज इत्यादि बनाए गए। इनसे बहुत सारी भूमि इनके क्षेत्र में आ गई और उस नष्ट हो गई। तो न सिर्फ वनों की कमी आ रही है, बल्कि भूमि की भी धीरे धीरे, उपजाऊ भूमि, एरेबल लैंड भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो हमें कुछ ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए ताकि एरेबल लैंड की कमी ना आने पाए और विकास कार्य भी चलते रहें। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद्यार्थियों ऐसा डेवलपमेंट होता है जिससे आने वाली पीढ़ी को भी वो सारे प्राकृतिक संसाधन मिलें जो हमें मिल रहे हैं। ऐसा विकास हमेशा बहुत अच्छा होता है। अगर भारत ने इन सब का ध्यान रखा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम दुनिया में अनाज उत्पादन, न सिर्फ अनाज उत्पादन में अग्रणी होंगे, बल्कि मिट्टी की समृद्धता के मामले में भी हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। आशा करते हैं विद्यार्थियों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद।